हेलो बच्चों, देखो एक और द्विध्रुव से रिलेटेड डेरिवेशन हम देखते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में बल तथा बल आघूर्ण हम निकालते हैं। तो देखो एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र लाइनें हैं अर्थात विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक समान रूप से होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। उनके बीच का जो गैप है, अंतराल है, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने क्या रख दिया है, एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया है अपना। तो ये विद्युत द्विध्रुव है AB, और इस विद्युत द्विध्रुव AB के A बिंदु पर माइनस क्यों आवेश है, B बिंदु पर प्लस क्यों आवेश है, ठीक है। और ये जो इनके बीच का सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो क्या है, बहुत कम है, जो हम बार बार कितना मानते आ रहे हैं, A मानते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ B पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो दो बातें यहाँ ध्यान रखने वाली हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसके कारण से जो बल लगेगा वो होगा प्लस QE, अर्थात यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। जबकि माइनस क्यू आवेश जो होता है, माइनस क्यू आवेश के कारण से जो बल लगता है वो माइनस QE होता है, साथ में ही वह विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होता है, विपरीत होता है। अर्थात हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि एक बल है वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो दूसरा बल है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। अर्थात यहाँ से अगर हम परिणामी बल निकालें, कुल बल निकालें, तो कुल बल का मान कितना हो जाएगा, जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात थी अपनी बल आघूर्ण की, और बल आघूर्ण निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों चार्जेस पर दो बल लग रहे हैं जिनका परिमाण तो समान है, प्रकृति विपरीत है। अर्थात एक है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो दूसरा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। अर्थात ये दोनों बल इस डायपोल को अर्थात विद्युत द्विध्रुव को घुमा करके सीधा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इन दोनों बलों के कारण से एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और उस बल आघूर्ण का मान निकालने के लिए अपने पास जो सूत्र होता है वो आप सभी को याद रखना है, और वो होता है बल आघूर्ण बराबर बल का परिमाण गुना आघूर्ण भुजा। आघूर्ण भुजा क्या होती है, आघूर्ण भुजा दोनों बलों के मध्य लगने वाली लंबवत दूरी है, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ ये बल इस तरफ लग रहा है और यहाँ ये बल इस तरफ लग रहा है, तो इन दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी क्या होगी, इसके लिए हम B से एक लंब डालते हैं नीचे की तरफ। तो लंब डालते ही ये हो गया, लंब हो गया अपने पास। मैंने इसको पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ काट रहा है, यहाँ 90 डिग्री बना। इसको कोई बिंदु नाम दे देते हैं हम, वो ले लिया हमने, जैसे कोई N बिंदु है अपना, ठीक है। तो ये जो BN भुजा है, ये BN भुजा कैसी भुजा होगी, ये अपनी आघूर्ण भुजा होगी। इसका मतलब बल का परिमाण तो कितना लिख दिया हमने, F लिख लिया, इनटू आघूर्ण भुजा। आघूर्ण भुजा दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी है, और लंबवत दूरी कितनी हो गई, BN हो गई है। कितनी हो गई, BN हो गई है, ठीक है। यहां से अब आप देख सकते हो, अगर ये एंगल हम थीटा अज्यूम कर लें, थीटा मान लें, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हुआ, और यहाँ पर एक अपने पास में ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हम BN का मान निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज अपने पास क्या है, ANB, ANB से, और हमें क्या चाहिए, BN चाहिए। ध्यान देना, BN हमें चाहिए, अर्थात लंब चाहिए, और कर्ण अपने पास में है, तो हम रिलेशन देखते हैं लंब और कर्ण में, तो वो अपने पास में साइन से आ जाएगा। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर हो गया BN अपॉन AB, और BN हो गया AB का मान रख देते हैं। AB का मान कितना है, वो है 2A है, तो ये बन गया अपने पास में 2A साइन थीटा, ठीक है। ये वाला मान हम यहाँ रख देंगे, तो अपने पास में टो की वैल्यू बन गई, टो इक्वल टू BN कितना है, किसी भी एक बल का परिमाण चाहिए हमें, तो मॉडुलस लिया हमने, वो हो गया QE इंटू 2A साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना लेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2AQ, ठीक है। तो 2AQ अपने पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, तो टो बराबर हो गया PE साइन थीटा।
ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास में बन गया टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जहां पी हमें मालूम है पी होता है क्या 2a क्यों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सदिश रूप में हम लिख सकते हैं, सदिश रूप में, और वो हो जाएगा अपने पास टो वेक्टर बराबर है क्या p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। ठीक है, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, और इसकी दिशा जो टो वेक्टर की दिशा है वह p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर की दिशा के लंबवत होगी, अर्थात हम इसकी डायरेक्शन है वो दक्षिण हस्त नियम से निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, या स्क्रू रूल से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो p वेक्टर और e वेक्टर के तल के लंबवत क्या होनी है, टो वेक्टर की दिशा होनी है। ठीक है, इसमें अगर हम दो केसेस भी बना लेते हैं तो देख सकते हो आप कि जैसे एट फर्स्ट में बात करूं कि हम केस फर्स्ट ले लें, तो केस फर्स्ट में मैंने कहा कि दोनों के बीच का एंगल है, यहाँ ये जो एंगल है थीटा, ये हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। व्हेन थीटा 0 देयरफॉर sin 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब टो भी क्या हो गया, टो भी 0 हो गया, और इस कंडीशन में ये टो का मान मिनिमम मान है और ये द्विध्रुव की संतुलन की अवस्था कहलाएगी। कैसी? स्थायी संतुलन की अवस्था। कैसी अवस्था होगी? स्थायी संतुलन की अवस्था होगी। ठीक है, एक और केस अगर हम ऐसा ही बनाएं तो जैसे सेकंड केस की बात करूं, थीटा इक्वल टू 180 कर लें। ठीक है, तो ये हो गया साइन 180 एक बार फिर कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इसका मतलब टो है वो एक बार फिर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो आप समझ सकते हो कि जब यहाँ से दोनों फोर्स लग रहे हैं और ये 0 हो गया, थीटा जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब प्लस चार्ज इधर है, माइनस चार्ज इधर है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और इस परिस्थिति में यहाँ भी बल भी इसे इसी दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कैसी स्थिति रही, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति रही। ठीक है, स्थायी संतुलन की अवस्था रही, परंतु इसका उल्टा अगर हम 180 घुमाते हैं, 180 घुमाएंगे तो उस परिस्थिति में प्लस क्यू चार्ज है वो इधर आ जाएगा और माइनस क्यू चार्ज है इधर आ जाएगा। थीटा बढ़ेगा ना भाई, थीटा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या आ जाना चाहिए, इधर आ जाना चाहिए, और थीटा बढ़ करके इधर आते ही प्लस क्यू आवेश है वो तो इधर आ गया और माइनस क्यू आवेश यहाँ आ जाएगा। तो इस परिस्थिति में जो p वेक्टर की डायरेक्शन है वो e वेक्टर के साथ में 180 का एंगल बनाएगी, और यह अवस्था अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 90 के लिए भी चेक कर लें तो sin 90 थर्ड सिचुएशन आप बना सकते हो। थर्ड सिचुएशन sin 90 के लिए आप देख सकते हो sin 90 1 होता है, तो उस परिस्थिति में टो का मान है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, ओके, थैंक यू।